जय नमस्कार साथियों। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि हम सोशियोलॉजी, इकोनॉमी और एंटरप्रेन्योरशिप पर पूरा कोर्स तैयार कर रहे हैं और ये पूरा कोर्स जो है आपको प्रीलिम्स के पहले पहले तक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इंग्लिश मीडियम में रहेगा। आप देख सकते हैं कि एज अ स्टूडेंट आपके सामने बहुत सारी परेशानियां होंगी कि प्रीलिम्स भी पढ़ना है आपको। प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको मेंस में आएगा, क्योंकि उस टाइम पे ही पर्टिकुलर इंटरवल पर आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, टेस्ट सीरीज भी देनी है प्रैक्टिस के लिए, साथ में ही आपको जो नया एडेड हुआ है उस पर भी काम करना है। और जो नया ऐड हुआ है उसको आप सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं कि आपने पढ़ लिया और आपका हो जाएगा, तो आपको अलग अलग जगह से करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही टफ टास्क रहेगा, उसकी वो पूरी मेहनत जो है वो हम आपके लिए करना चाह रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी हमने सोशियोलॉजी के बारे में आपको पूरा एक डिस्कस किया होगा इसके पहले वाले लेक्चर में। तो आज जो है इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 इकोनॉमी की। इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि पेपर 3 पार्ट ए पूरी 5 यूनिट जो है वो आपको इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें हम जो है पहली यूनिट का रोड मैप अभी आज समझेंगे कि ये जो यूनिट 1 होगी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, किस तरह की क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, एक एक टॉपिक में आपको हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके कुछ वेल रिसर्च्ड पॉइंट जो हैं वो अभी हमने लिखे हैं और उस पे ही आपको पूरी जो है यूनिट 1 कंप्लीट होगी। तो ये यूनिट 1 में जितने भी पॉइंट्स दिए हैं उन पर आप देखेंगे कम से कम 10 से 15 लेक्चर जो है 40 से 1 घंटे के आपको मिलेंगे। इसमें आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर हम बात करते हैं पहली यूनिट की इकोनॉमी की, तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें आपको दिया गया है क्या, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर हम बात करें फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम गौर करें तो वर्ड फंडामेंटल, फंडामेंटल मीन्स होता है कि बेसिस, जो आपकी बेसिक जो है, ठीक है, आपकी कोई भी पर्टिकुलर चीज की नींव किस तरीके से होती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब क्या हो जाता है, डायमेंशंस, कि आपको अगर इंडियन इकोनॉमी की डायमेंशंस को देखना है तो क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, उसके बारे में हमें समझना है यहां पर। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थशास्त्र, ठीक है, या फिर आप अर्थव्यवस्था इसकी बात करते हैं, तो आप देखोगे कि इकोनॉमी जो है इसमें बहुत सारी चीजें रिलेटेड रहेंगी कि किसी देश की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से चल रही है, लोग वहां पर किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, क्या सर्विस सेक्टर चल रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर किस तरीके से चल रहा है, उस देश में गरीबी है तो उसका रीजन क्यों है, ठीक है, उसमें पॉवर्टी है तो उसका रीजन क्यों है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो किस तरीके से यूज हो रहा है, हमारा देश किस तरीके से ग्रो कर रहा है, हमारी इनकम जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है, हम पूरे देश की इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, ये पूरे जो है आपको डायमेंशंस जो है वो पूरी इकोनॉमी में आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, पहली बात अगर हम करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको बोला है पहला पॉइंट जो है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या हैं। तो फीचर्स का मतलब क्या होता है, डायमेंशंस की बात कर रहा है वो, कि जैसे हम बात करें एग्रीकल्चर इकोनॉमी है हमारी, ये आपको पता होगा, साथ में ही हमारी इकोनॉमी में और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, हमारी इकोनॉमी कितनी लिबरलाइज है, ठीक है, कितना हमारे यहां पे ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे फीचर्स में आते हैं। तो इनको हमें डीपली कवर करना पड़ेगा, जिसको अभी हम आपको सब टॉपिक्स बताएंगे कि ये हम कवर करने वाले हैं और इससे ज्यादा कवर करने वाले हैं। अभी जो है हमने सिर्फ रिसर्च करी है कि हर पॉइंट पे आपको क्या क्या पढ़ना जरूरी होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विकसित भारत एट द रेट 2047। तो विकसित भारत मतलब एक कल्पना है, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, एक सोच रहे हैं कि हमारा भारत 2047 में क्या होगा। जैसे हम बात करते हैं ना, अभी भी आप देखेंगे कि जो राजनेता हैं हमारे वो बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, फिर वहां पर जो है ये क्या है, गोल्स हैं हमारे, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं कि हम 2047 में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा भारत को हम किस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे यहां पे इनोवेशन किस तरीके से होगा, हमारे यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उसका वो स्टेट कितना होना चाहिए, ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो क्या होगा, हमारे यहां मिनरल वेल्थ कितनी होगी, क्या हम लिथियम पे काम कर पा रहे होंगे कि नहीं, क्या हमारे पास में सिलिकॉन का भंडार कितना होगा, हमारे यहां पे जो भी स्टार्टअप कल्चर है वो किस तरीके से काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे को यहां पर वो पढ़ना है कि विकसित भारत एट द रेट 2047 में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं क्या होगा, आपका सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन होगा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का। आपको पता है 3 सेक्टर्स चलते हैं हमारे यहां पे, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर से कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या उनको बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फंड मिलते हैं कि नहीं, अगर फंड मिल रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि कितने जो ठेकेदार हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है, मनी प्रॉब्लम आती है, फिर नाबार्ड आता है इसमें, फिर रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, पूरा एग्रीकल्चर इकोनॉमी को देखेगा आपका।
ठीक है, कितना आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो है वो डेफिसिट में चल रहे हैं, ठीक है, कितने एनपीएस हो चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्री का क्या कल्चर है हमारे यहां पे, आप देखेंगे कि जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वहां पर आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे लेबर हो, चाहे फूड की व्यवस्था हो, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फिर सर्विस सेक्टर आ जाता है हमारे यहाँ पे, तो हमारे आपको देख सकते हैं कि जैसे गुड़गांव हो गया, बेंगलुरु हो गया, पुणे हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं मेजर सर्विसेज हब बन रहे हैं ये, ठीक है। लोग यहां पर पूरे भारत से जाके सर्विस करते हैं, तो यहां पे चाहे आप आईटी की सर्विस की बात हो, चाहे टीचिंग की सर्विस की बात हो, ये सारी सर्विसेज कहलाती है, ठीक है। बैंकिंग सर्विसेज हो गई, तो यहां पर इसका क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में, हमें यह समझना है, ठीक। फिर आते हैं हम मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स में, तो हमारे भारत देश में जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है तो उसमें मेजर क्रॉप्स क्या है, क्रॉप फेलियर क्यों होता है, क्या तरीके हैं भाई, कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो आंदोलन होते हैं, ठीक है, किसान आंदोलन चल रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो डायमेंशंस हमें इंडियन इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स में यहां पर डिस्कस करना होगा। फिर बात करते हैं चैलेंजेस डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, फार्मर डिस्ट्रेस एंड वेदर डिपेंडेंसी। हमारे यहाँ पे वेदर डिपेंडेंसी भी बहुत रहती है, सूखा पड़ जाता है तो फार्मर्स जो है वो आप देख सकते हैं कि सुसाइड होती है फार्मर्स की, क्यों होती है, क्योंकि वो कर्जा लेके पूरा आप काम करते हैं और इसी चीज पे रहते हैं कि उनको एक पूरा प्रॉपर वैल्यू मिलेगी उनके क्रॉप्स की, पर वो वैल्यू नहीं मिल पाती, तो उसके कारण वो कर्जे में आ जाते हैं। तो या फिर हमारे मध्य प्रदेश में कर्जा माफ करने की बात करी जाती है, वरना फार्मर्स जो है वो सुसाइड करने लगते हैं। तो ओवरऑल ये क्या करता है, ये हमारी इकोनॉमी को ही डिस्ट्रेस करता है। अगर कोई बैंक है वो फार्मर्स को लोन दे रहा है, वो लोन चुक नहीं रहा है, तो वो बैंक में पैसा किसका था, वो हमारे सिटीजन्स का था, जो टैक्स पेयर्स हैं और जो अपने बैंक में रख रहे हैं पैसे, उनका ही पैसा था, वो बैंक करता है। अब हम यहां पर एक चीज और समझेंगे कि बैंक का रोल क्या है, बैंक क्या करता है, यहां पर बैंक के पास में पैसा कैसे आ रहा है, बैंक अपने आप को चला कैसे पा रहा है, ठीक है। बैंक जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से पैसा लेता है, उनका जमा करता है, वो पैसे पे उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। फिर साथ में ही वो बैंक जो है वो दूसरों को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, तो वहां से उनको हायर इंटरेस्ट मिलता है। इस तरीके से बैंक जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अगर हम 2047 की बात कर रहे हैं विकसित भारत की, तो हमारे यहां पे अभी आप देख सकते हो कि पिछले साल में अगर आप देख रहे हो, पिछले कुछ सालों में जैसे ही इंटरनेट का रिवॉल्यूशन सा आया एक तरीके से, जहां हमें 1 जीबी मिलता था 240-50 रुपए में, आज हमारे पास में पूरा दिन का 1 जीबी आपको मिलता है डेटा। तो उस हिसाब से हमारे यहां पे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, तो बैंकिंग सेक्टर भी बढ़ा, यूपीआई ने एक पूरा देख सकते हो कि एक तरह से पूरा क्रांति लेके आया, रेवोल्यूशन लेके आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें डिस्कस करनी है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही चीज पूछता हूं कि यहां पर अभी तक जितने मैंने आपको डायमेंशंस बताए हैं, तो क्या वो आप एज अ स्टूडेंट इतने सारे रिसर्च करेंगे, खुद से करेंगे तो कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। वो समय जो है वो हम लगाना चाह रहे हैं आपके लिए, ताकि हम एक आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए, प्रॉपर आपके पास में, जब तक आप जो है आप प्रीलिम्स टेंशन फ्री होकर काम करिए, साथ में ही आप ये लेक्चर्स से जुड़े रहिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो पीएम किसान हो गया, ठीक है, ये जितनी भी स्कीम्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसान संपदा हो गया, ये सारी चीजें। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या होती है, मार्केटिंग और फाइनेंस का रोल क्या रहता है, आप देखेंगे एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स जो है, एग्रो प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब ये भी क्यों होता है, ये भी किस लिए होता है कि ताकि लोगों को रोजगार मिले, इकोनॉमी जो है वो रेगुलेट होती रहे, ठीक है। अब आप देखेंगे पैसा आएगा तभी तो आप खर्च करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी, इसमें हमें डिस्कस करना है। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। हर जगह आप देखेंगे मेक इन इंडिया की बात करी जाती है, ठीक है, कि हमें अपने ही जो आप देख सकते हो कि हमारे जो नेटिव सिटीजन्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको ही प्रमोट करना है, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। हम क्लोथ्स में जो है इंपोर्ट की जगह हम खादी का यूज करना शुरू कर रहे हैं। हम टूरिज्म में तक मेक इन इंडिया की बात करने लग गए हैं आजकल, कि मालदीव्स जाने की जगह आपको लक्षद्वीप जाना प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी जो है, अगर आप मालदीव्स जा रहे हैं तो आप अपनी इकोनॉमी को लेके बाहर जा रहे हैं, और वहां पर जब आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी क्या होगी, डेड होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप जो है पैसा दे के आ जाओगे, बस आपको वहां से कुछ नहीं मिल रहा इन रिटर्न, ठीक है। तो आपका जो है, सपोज आप गए मालदीव्स गए, आपने 2 लाख रुपए का पैकेज कराया, तो आप वहां जाके आपने 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाख जो आपकी इकोनॉमी थी वो बाहर दूसरे देश में चली गई। अब वो बात अलग है कि वो घूम फिर के कभी आएगी अगर इंडिया से कुछ इंपोर्ट हो रहा होगा या जो भी चीजें होती हैं, पर इस तरीके से आप देखेंगे इकोनॉमी अगर हमारे देश से बाहर जा रही है तो नुकसान किसका है, हमारा ही है, आप देखेंगे, है ना। फिर आप देखते हैं कि अगर हम मेक इन इंडिया की बात करें तो जो भी चीजें हमारे इंडिया में हो रही हैं, ठीक है, हम इंडिया के ही प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे तो ज्यादा लोगों को नौकरी मिल पाएगी, ठीक है। आप देखते हैं कि अभी यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है हमारी इंडिया में,
तो यहां पर आपको बोला जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही। अब सरकार नौकरी कितनी देगी, ठीक है, तो यहां पर अगर प्राइवेट सेक्टर्स को भी बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रीज बढ़ती जाएंगी, तो वहां पर हर तरीके के हर लेवल का आपको देखते सकते हैं कि हर लेवल पे आपको पीपल की रिक्वायरमेंट रहेगी, चाहे वो आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे पैकेजिंग से रिलेटेड हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो। ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपको पढ़ना पड़ेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं हम हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में। देखिए अभी कहीं चल रहा है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम अर्निंग, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का भी आता है यहां पे, फॉरेक्स रिजर्व की भी हम बात करेंगे। टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी लोग इंडिया से बाहर जाते हैं तो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी बाहर जाती है, ठीक है। अब यहां पर आपको फिर एक डाउट भी आएगा कि जो एनआरआईज लोग हैं वो क्या करते हैं, वो तो कमाते भी वहां पे, तो वो कमाते हैं तो वहां पर स्पेंड भी करते हैं, कुछ पोर्शन जो है वो भारत आता है उसका, ठीक है। टैक्सेस तो दे नहीं रहे वो यहां पर, वो तो वहां उसी कंट्री में टैक्सेस दे रहे हैं। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, तो जो जीएसटी आया है उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या हुआ, क्या उसके प्रोज हैं, क्या कौन से, इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो इन पे फ्रेम होंगे। तो ये जो था एक बेसिकली हमने आपको सिलेबस बताया इसका, जो यूनिट 1 में हमें पढ़ना है। अब हम इसी के सब टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हम अपने लेक्चर्स में आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और फिर जो है आपको इसके बाद में क्लासेस जो है इसकी रेगुलर मिलती जाएंगी हर पर्टिकुलर टॉपिक पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो पहला फीचर जो हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वो रहेगा क्या, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन का क्या रोल रहेगा, ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल रहेगा। इसके पहले पहले तक आप देखेंगे कि जब हमारे यहां पे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात कब से करी जा रही है, 1991 से करी जा रही है। तो उसके पहले तक किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी वर्क कर रही थी, अब जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, हम ग्लोबली क्या कर पा रहे हैं, क्या हम बाहर की कंपनीज को अंदर ही लेके आ रहे हैं या हम भी बाहर प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत सी काम जो है हमारी इंडिया भी अब बाहर कर रही है, हम भी एक्सपोर्ट्स में आगे जा रहे हैं, हम भी फैक्ट्री सेटअप करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो हमें डिस्कस करना होगा। और साथ में ही एक चीज और, यहां पर इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ लिया, आपको यहां पर करंट अफेयर्स रहेगा। तो यहां पर ये करंट अफेयर्स की मेहनत भी जो है हम आपके लिए करेंगे। तो यहां पर जो है इंडियन इकोनॉमी में जो है वो आपके एग्जांपल्स होंगे, वो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। जो भी कंटेंट हम देंगे तो वो आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टैटिक तो हर कोई पढ़ा देगा कि लिबरलाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, पर इसके जो एग्जांपल्स हैं जो अभी के तौर पे चल रहे हैं वो क्या होने चाहिए, ठीक है। तो वो जो है एक आपका एज प्रोवाइड करेगा आपको आंसर राइटिंग करने के लिए। फिर बात करते हैं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होगा, वो भी हम इस फीचर में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की हम बात करें तो आप देखेंगे मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कुछ परसेंटेज लोगों के पास है, ठीक है। बाकी हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी इनकम है, पूरी एवरेज इनकम जो है वो बहुत ही कम है इंडिया की, ठीक। उसमें से भी अगर हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो कुछ स्टेट जो है जहां की आप देखेंगे पूरी इनकम ही बहुत कम रहती है, ठीक है। तो आप देखेंगे पिछड़ी जो है अब है उस तरीके से हो जाता है, ठीक है। कुछ राज्य जो है जिनको हम पिछड़ा वर्ग में बोल देते हैं कि यहां पर जो है इनका इकोनॉमी वाइज ये जो है वो बहुत ही पीछे हैं, ठीक है। एजुकेशन वाइज हम उनका पूरा रैंकिंग करते हैं। तो यहां पर आपको जो है वो पूरे टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। फिर आता है क्या, रोल ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब क्या हो जाता है, फॉर्मल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। फॉर्मल इकोनॉमी का मतलब होता है जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड आपके रजिस्टर्ड चीजें हैं, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे जो है आपके क्या हो जाएंगे, जिसमें आपका टैक्सेस सीधे सीधे लायबल रहता है, ठीक है। मतलब इनका पूरा लिखा झोंका रहता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी में आप देखेंगे कि क्या होता है, जैसे आप देखेंगे सब्जी वाले हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे स्मॉल वेंडर्स हैं, तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी में आते हैं, ठीक है। और ये भी आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्या, विकसित भारत @ 2047। तो अभी तक जो है हमने पहली यूनिट का पहला पॉइंट देखा कि इन सब पॉइंट्स पे, ये हालांकि पॉइंट्स जो आपको हम 4-4, 5-5 पॉइंट दे रहे हैं, तो ये इतने ही नहीं है, इसमें और भी डिटेल में चर्चा होगी, पर हम अभी आपको ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम इतना तो करेंगे ही, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारा कुछ रहेगा आपका। फिर विकसित भारत की बात करते हैं, सबसे पहले क्या आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब क्या होगा कि हमारे यहां पे इतने तारीख तक, इतने साल में हर किसी के पास में एक पर्टिकुलर इनकम सोर्स होगा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, हंगर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी एजुकेशन का क्या होगा, तो ये सारे डेवलपमेंट गोल्स है हमारे। तो इसमें हमारा भारत किस तरीके से काम कर रहा है एसडीजीज के लिए, ठीक।
फिर आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंक्लूसिव एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हमारी पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, सारे जो आप देख सकते हैं इंडिया के लोगों की, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन, तो अब हम क्या, ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट है, तो अब वहां पर हमारा टेक्नोलॉजी का किस तरीके से क्या हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, कितना हम एडवांटेज उठा पा रहे हैं टेक्नोलॉजी का, ठीक है, और ये हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से रिलेटेड रहेगा। ठीक, आप देख रहे हैं कि जैसे आप देखते हैं वंदे भारत शुरू हुई है, ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि और भी मेट्रो सिटीज जो है, अभी बाकी की सिटीज में भी मेट्रो ट्रेन लाई जा रही है, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस तो हो रहे हैं वो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि अभी आप देखेंगे कि इसके पहले तक सोलर पैनल्स वगैरह कहीं नहीं लगते थे, पर अब जो है सोलर पैनल्स वगैरह लोग घर पे इंस्टॉल कर रहे हैं, इतने अवेयर हो गए हैं वो, तो वो भी क्या है, टेक्नोलॉजिकल ही एडवांसमेंट है। अब सोलर पैनल की अगर हम बात करें तो सोलर पैनल अगर हर कोई अपना गांव में या अपने घर पे लगा रहा है तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर सोलर पैनल लगा रहा है तो पहले जो इंस्टॉल करेगा उसको पैसा मिलेगा, ठीक है, जो आप देखेंगे कि जो एनर्जी है हमारी, जो बाकी की हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज कर रहे थे उसका कम हो जाएगा, तो हमें कोल वगैरह को यूज नहीं करना पड़ेगा इतना ज्यादा, ठीक है, आपकी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की जो डिमांड है वो कम हो गई। ठीक, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो कंपनी सोलर पैनल बना रही होगी, ठीक है, तो वो क्या यूज कर रही होगी, ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे सेमीकंडक्टर्स वगैरह का यूज हो रहा होगा, तो सेमीकंडक्टर्स जो है वो हमारे देश में मिल रहे हैं या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी इकोनॉमी का रोल आएगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे, आप छोटी से छोटी चीज भी अगर लेके आते हैं तो उससे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल की इकोनॉमी जो है वो जुड़ी होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, अब यहां पे इन्वायरमेंटल भी रोल प्ले करेगा इकोनॉमी की। अगर हम विकसित भारत @ 2047 की बात करें तो भाई इन्वायरमेंट भी तो एक रहेगी कि हम बिजली पानी जो है आपका पानी हो गया, इन सबको सॉइल को किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, क्या हम उसको डिग्रेड ही करते जा रहे हैं क्या अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक, फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट, मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप और अलायंसेस, ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे अभी मालदीव से हमारे टर्म्स थोड़े खराब हुए, चाइना से हमारे टर्म्स जो हैं वो सही नहीं चलते हैं, ठीक है, पाकिस्तान तो हमारा फ्रेंडली रिलेशन है ही, ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो नेपाल हो गया, तो नेपाल से भी कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं किसी बात पे। फिर आप देखेंगे भूटान जो है वो चल रहा है, ठीक है, बांग्लादेश से हमारे रिलेशंस जो हैं वो ठीक है, नॉर्मल हैं, तो और साथ में ही आप देखेंगे कि जब मिडिल ईस्ट में कुछ होता है तो हमारे रिलेशंस किस तरीके से आएंगे, रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है तो इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से होगी उसमें, अभी ईरान और पाकिस्तान की वॉर हो रही है तो इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से अफेक्ट होगी, ठीक है, आप देखते हो कि जब सीरिया और पैलेस्टाइन, वो आपका इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू चल रहा था तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे होगी। अब अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करवा रहे हैं वहां का सी रूट ही बंद है तो क्या होगा, हमें सी रूट दूसरा लेना पड़ेगा, ठीक है, या रूट बदलने पड़ेंगे, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी खर्च होती है हमारी, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें आएंगे। तो अब ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल आप देखेंगे किस तरीके से जो है पूरी चीजें बदलती हैं, तो वो सारी चीजें भी हमें क्या करनी पड़ेंगी, इंडियन इकोनॉमी में डिस्कस करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे लेक्चर्स में आपको अवेलेबल रहेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं हम क्या, सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो यहां पे आप देखोगे ट्रेंड्स हैं क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, क्या हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से हम सॉइल का यूज कर रहे हैं, कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम यूज कर रहे हैं, ये सारा जो है वो आपको देखना पड़ेगा। फिर आते हैं हम किसमें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड चैलेंजेस, किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करना रहती है तो हमें क्या रहता है, कैपिटल का यूज करना पड़ता है, एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है, हमें साथ में गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है, उनका भी फॉलो करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से मिल रहा है, वाटर कहां से मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी, मिनरल्स कहां से मिलेंगे, रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, ठीक है, अब वो सब करके पूरा रिसर्च करके कहीं पे इंडस्ट्री सेट करी जाती है, उसके बेसिस पे अब उसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। अगर इंडस्ट्री ही डालना नहीं होगा फिर वहां पे हमें एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ेगा, फिर जो इंडस्ट्री बनी है वो कौन सा प्रोडक्ट बना रही है उसको हम क्या अपने देश के लिए ही यूज कर पा रहे हैं, हम उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे तो भी फायदा होगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। फिर सर्विस सेक्टर डायनामिक्स की बात करेंगे, रोल ऑफ एमएसएमई की बात करेंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है किस तरीके से, हर सेक्टर पे वो हम इस पे चर्चा करेंगे। फिर आता है आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम अब यहां पर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो इससे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा आंसर बना सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या ग्राफ्स रहते हैं, कौन से इकोनॉमिकल लॉज रहते हैं जो इनको काम करेंगे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट पे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, आप देखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, इनकम क्या होगी, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर आते हैं मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप हमारे यहां पे राबी खारिफ जो होते हैं वो किस तरीके से क्रॉपिंग है,
वो देखना पड़ेगा हमें। फिर हम साथ में ही और क्या डिस्कस करेंगे यहां पर कि आपके जो रीजनल वेराइटीज है क्रॉपिंग पैटर्न्स में, आप देखेंगे नॉर्थ की क्रॉपिंग पैटर्न अलग होती है, आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे तो वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न्स अलग है। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट अलग है, तो वहां पर किस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न हमारी इकोनॉमी को डिपेंड कर रहा है, वो सारी चीजें जो है वो हमें पढ़नी है। फिर इरिगेशन मेथड्स और चैलेंजेस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये जो है हम इसमें इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक, फिर आते हैं हम चैलेंजेस की बात करें तो डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, फार्मर डिस्ट्रेस एंड वेदर डिपेंडेंसी। तो यहां पे एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस और सुसाइड क्यों हो रहे हैं, कितने सुसाइड हुए, उनका नंबर भी आपको देखेंगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत ही बढ़िया दिखेगा। तो उसके लिए पता होना चाहिए, और वो पता होना चाहिए तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्लाइमेट चेंज और इंपैक्ट किस तरीके से, कैसे आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि कहीं पे जहां पर आप कश्मीर की अभी हम बात करते हैं, रिसेंट टाइम्स करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो कश्मीर में आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि जहां पर गुलमर्ग जो है वो कश्मीर का बाकी का एरिया, जहां पर आप देखेंगे दिसंबर जनवरी के टाइम पे बहुत बर्फ पड़ती थी। ठीक है, अभी यहां पर कोई बर्फ नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पर क्लाइमेट जो है वो चेंज आया है। तो ऐसे ही यहां पे आप देखेंगे बहुत सी जगह पे क्लाइमेट चेंज आता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है भाई, चेन्नई में आप देखेंगे फ्लडेड हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स पे रिलेट करेंगे उनको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। फिर लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल फर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे, वाटर मैनेजमेंट इश्यू हो गया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं वो सब यहां पर डिस्कस की जाएंगी। अब एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इस पॉइंट पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कि यहां पर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो आपको यहां पर उसके सोल्यूशन की भी बात करनी पड़ेगी। सिर्फ आप चैलेंज पढ़ के आप इसको पॉइंट को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आते हैं हम क्या, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की हम बात करें तो पीएम किसान हो गया, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि हो गया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस की जितनी स्कीम्स होती हैं वो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, जितनी भी जो सारी चल रही हैं आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किसान से रिलेटेड, वो सारी जो है हम डिस्कस करेंगे। इसके बस कुछ पॉइंट जो हैं जो इंपॉर्टेंट योजना है वो हमने यहां पर मेंशन करी है आपको बताने के लिए। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ठीक है, किसान सिंचाई योजना हो गया इरिगेशन से रिलेटेड। फिर हमें इसमें एमपी का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे यूनिट्स में एमपी में भी यही सारी चीजें हैं। फिर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, मार्केटिंग एंड फाइनेंस की हम बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है भाई। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग होता है। ठीक है, कि आप देखोगे कि किस तरीके से अगर जितनी लागत लग रही है किसी क्रॉप को उगाने में, तो वहां पर आप देखेंगे कि कितना उनको सपोर्ट प्राइस मिल रहा चाहिए। ठीक है, किसान जो है वो आप सीधा डायरेक्ट तो बेचता नहीं है, वो लाता है कहां पर, मंडी में आता है। तो मंडी में क्या प्राइस मिल रहा है, फिर मंडी से वो जो है वो आपके जो इंडिविजुअल वेंडर्स रहते हैं वो परचेस करते हैं, कुछ होलसेलर्स रहते हैं वो परचेस करते हैं, तो उनको उतना प्राइस मिल रहा है कि नहीं। अब आदमी कर्जा लेके अपना पूरा क्रॉप उगाएगा और उसके बाद में उसको उतना प्राइस भी ना मिले तो उससे क्या होता है, उससे डिस्ट्रेस आता है पूरे किसान में। ठीक है, फिर इनाम हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, रूरल क्रेडिट एंड फाइनेंशियल स्कीम। ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो अब रूरल क्रेडिट की बात करते हैं तो जो जमींदार लोग हैं वो अपना पैसा जो है वो ब्याज पे चलाते हैं। ठीक है, फिर साथ में ही जो बैंक्स है हमारे, नाबार्ड हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गए, तो ये सारे बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी क्या करते हैं, कर्जा देते हैं लोगों को। ठीक, फिर एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो कौन सा इकोसिस्टम चल रहा है जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में आ रहा है। आप देखोगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड खूब सारे स्टार्टअप्स खोले जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो इरिगेशन की कोई मशीन हो उस पर बात कर सकते हैं, हम क्रॉप्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का ही यूज करके जो फूड प्रोसेसिंग करी जा रही है उनके स्टार्टअप से पूरे, तो ये सारे स्टार्टअप्स जो हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। ये आपको अभी की बुकों में नहीं मिलेगा, ये करंट बेसिस टॉपिक रहेगा। आपकी इंडियन इकोनॉमी इज करंट बेस्ड। ठीक है, अब आप यहां पे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं ही नहीं। आपका आंसर जो है, आप जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, आप बिना पढ़े भी जाओगे तो हो सकता है आपसे बन जाए, पर आपके वैल्यू नहीं रहेगी आपके आंसर में। आपकी वैल्यू कब आएगी आंसर में, जब आपके आंसर में फैक्ट्स रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेंगे। ठीक है, नंबर्स रहेंगे आपके, कितने परसेंट लोगों ने सुसाइड करी, ठीक है, कितना परसेंट क्रॉप फेलियर हुआ हमारा, कितना हमारा क्रेडिट था, कितना हमारा डेबिट था, ये सारी चीजें जो है वो ही आपके आंसर में वैल्यू ऐड करेगा। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या चलती है, कोल्ड स्टोरेज, और ये सारा जो है वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आते हैं आपका एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो यहां पे आप देखोगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में क्या आई थी, उसके बेसिस में हमें डिस्कस करेंगे। हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव डिस्कस करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कोई भी बिजनेस करना रहता है कहीं पे भी, आप इंडिया में जाके आप उतना फ्रीली नहीं कर सकते। मैं जैसे बात करता हूं वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में आप जाएंगे तो वहां पर आप जो चाह रहे हैं, अगर आप कोई दूसरे स्टेट से हैं और आप वहां पे जाके सोचो कि आपको वेस्ट बंगाल में कोई बिजनेस करना है, तो वो इतना ईजी नहीं है।
आपको लैंड में इतना सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। आप लैंड एक्वायर करोगे या रेंट पे लोगे या जो भी करोगे, तो आपको वहां की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही इतना परेशान कर देंगे, वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा अच्छी नहीं है दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे हमारे नेशन वाइड कुछ ना कुछ चलता है। हमारे यहाँ पे रीजनलिज्म बहुत ज्यादा है, कम्युनिज्म बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे वेस्ट बंगाल की मैं आपको बात कर रहा हूं, तो आपको एक बार जाके आप सर्च करना कि टाटा जो है, टाटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो वेस्ट बंगाल में कुछ फैक्ट्री लगाने वाला थे अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पर वहां पर आप देखोगे गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया और वहां पर जो है ऑफिशियल्स ने सपोर्ट नहीं किया, तो इसके कारण एक बड़ा जो है वो वहां से चला गया ग्रुप, ठीक है। उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहीं और जाके सेटअप करी, तो इस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दिक्कत आई वहां पर उनको, ठीक। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे कैंपेन्स हो गए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स हो गया, स्मार्ट सिटीज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, ठीक है, कनेक्टिविटीज और लॉजिस्टिक्स, इन सब पे डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज जो है हम पढ़ेंगे यहां पे। टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे कि हमारे पूरे इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री का कितना कैपिटल है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। आपने देखते होंगे ना, आप शार्क टैंक वगैरह तो देखा होगा आपने। अब शार्क टैंक में आप आते हैं तो वहां पर बात करी जाती है कि आपकी पूरी टोटल वैल्यूएशन क्या है, टोटल वैल्यूएशन क्या है, मतलब आपकी कंपनी का कितना वैल्यूएशन है, ठीक है। फिर आपके प्रॉफिट्स क्या चल रहे हैं, आप लॉस में है तो क्या है, आपने इन्वेस्टर्स को कितना क्रेडिट लिया हुआ है, ठीक है, आपके जो है खर्चे कितने हैं रेगुलर, तो ये सारी चीजों की आपको टर्मिनोलॉजी से आप फेमिलियर होंगे। सेम आपको हर चीज जो है यहां पर भी देखनी पड़ेगी। अब टूरिज्म की इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कितने लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं इसमें कि हर साल कितने का टूरिज्म होता है और उस टूरिज्म का पैसा कहां जाता है, कितने लोग उस पर कर रहे हैं, ठीक है, टैक्सेस क्या है टूरिज्म के लिए, ठीक। तो ये सब डिस्कस करना पड़ेगा। फिर आते हैं हम क्या, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। इसमें आप देखोगे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर क्वालिटी कंट्रोल और सर्टिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, कंज्यूमर प्रोडक्शन एंड राइट्स, ठीक है। फिर इंटरनेशनल पॉलिसीज, ये सारा जो है वो हम आपको पूरा पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप देखोगे हर पॉइंट को हमने बहुत डिटेल में अभी यहां पर बताया है। यही सारे पॉइंट्स आपको और डिटेल में विथ करंट अफेयर्स विथ एग्जांपल्स आपको सारे हम आपके लिए कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर जिसमें हमने यूनिट 1 को डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कोर्स है, इकोनॉमी की पूरी यूनिट जो है वो 999 रुपीज में अवेलेबल है। ये पूरी यूनिट मैं खुद आपके साथ में रहूंगा, इसके साथ में आपको जो भी डाउट्स रहेंगे हम आपसे पर्सनली कनेक्टेड रहेंगे। आंसर राइटिंग के लिए हम आपको क्वेश्चंस देंगे, आप हमें व्हाट्सएप पे पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा इकोनॉमी का कंटेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आप इससे जरूर जुड़िए। धन्यवाद।